हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। सो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर 5th हमें आज डिस्कस करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। राइट, ये चैप्टर 5th का लेक्चर नंबर 1 है। ओके, सो सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। देखिए, सिंपल सी बात है, जहां भी आपको लिपिड्स का नाम दिखाई दे मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, फैट्स और ऑयल प्रेजेंट है। राइट, सो लिपिड जहां आपको दिखा तो ये तो कंफर्म है कि वो सोल्यूबल नहीं होंगे, घुलनशील नहीं होंगे पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो क्या है, फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं। लिपिड का फॉर्म होते हैं फैट एंड ऑयल्स। तो यहां देख लेते हैं, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। देखिए, जो लिपिड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और वो ग्रुप्स किससे बने होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होंगे। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के अंदर। रिलेटेड टू फैटी एसिड, जो कि किससे रिलेट करे, फैटी एसिड से रिलेट करे। विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसोल्यूबल होंगे, घुलनशील नहीं होंगे पानी के अंदर, और सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमें नेचर से सीधा प्रोवाइड होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। अब लिपिड को जो क्लासिफाई किया गया वो 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड, देन कंपाउंड लिपिड, थर्ड वन इज डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में सिंपल लिपिड को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फैट एंड ऑयल्स, एंड सेकेंड वन इज वैक्सीज। फैट एंड ऑयल्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपल एंड मिक्स्ड। अब मैं आपको फैट एंड ऑयल्स का एग्जांपल दे देती हूँ। घरों में आपने फैट और ऑयल दोनों चीजें यूज करते हैं, इसलिए सिंपल लिपिड में आया। राइट, फैट मतलब जैसे घी वगैरह, बटर वगैरह आप यूज करते हैं, वो आ जाता है सब किसमें, आपका फैट में। दूसरी चीज ऑयल, ऑयल जो घर में आप सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, ये सारे ऑयल आ जाते हैं किसके अंदर, सिंपल और मिक्स्ड ऑयल। अलग अलग 2 फॉर्म होती है इसकी भी। जैसे कि सिंपली आपने मस्टर्ड ऑयल ले लिया और फिर एक आता है मिक्स्ड ऑयल, जिसमें बहुत सारे ऑयल का कॉम्बिनेशन हो। तो ये दोनों पार्ट हो गए किसके, सिंपल लिपिड के। उसके बाद वैक्सीज, जो सिंपल वैक्सीज होती हैं वो भी सिंपल लिपिड्स का पार्ट होती है। कंपाउंड लिपिड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड के कितने, 4 पार्ट हैं। ठीक है, लेक्टिन, कैफेलिन, प्लाज्मालोगिन, स्पिंगोमाइलिन। राइट, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड के 2 पार्ट हैं, सेरिब्रोसाइट्स और गैनलियोसाइट्स। 2 पार्ट हैं ग्लाइकोलिपिड के। उसके बाद सल्फोलिपिड्स। उसके बाद आ जाता है ड्राइव्ड लिपिड। अब ड्राइव्ड लिपिड के कितने पार्ट है, फर्स्ट वन इज अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टेरोल्स, आइसोप्रेनोइड्स। ये किसके पार्ट होते हैं, ड्राइव्ड लिपिड के। अब जो आइसोप्रेनोइड्स हैं इसे फिर से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज टर्पेनोइड्स एंड सेकेंड वन इज कार्योटेनोइड्स। ओके, उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। अब कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल रोल देख लेते हैं लिपिड के। फर्स्ट वन इज लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेली डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, सिंपल सी बात है, लिपिड जो किससे, फैट और ऑयल से मिलके बना हुआ है। फैट और ऑयल मेनली प्रेजेंट होता है लिपिड के अंदर। सो लिपिड भी एसेंशियल है बॉडी के अंदर। फैट एंड ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेली डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो 60% किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, तो लिपिड अपनी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन है लिपिड एक्ट एज एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब देखिए, एक लिपिड एक्ट एज एन एफिशिएंट सोर्स। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक कुशल स्रोत बोल सकते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा स्रोत है किसका, एनर्जी का। जब कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में जब ये स्टोर होता है तब एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है किसके लिए, एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स कहला सकता है। राइट, उसके बाद थर्ड वन इज लिपिड सर्व एज एन
insulating material in the subcutaneous tissue and certain organ, right? जो है वो एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल भी काम करता है जब ये से सबक्यूटेनियसली प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब सबक्यूटेनियस तो आपको पता होगा, चमड़े के नीचे जो रूट होता है उसके थ्रू जब कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती है तो वो कहलाती है सबक्यूटेनियस। फोर्थ वन इज लिपिड प्रोवाइड essential fatty acid which are not synthesized by human body। जो लिपिड है वो लिपिड प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड, जो लिपिड्स हैं वही प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड जो कि बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिनकी ऐसे फैटी एसिड प्रोवाइड करवाते हैं बॉडी को जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज खुद से नहीं होते हैं। लिपिड का क्या काम होता है? लिपिड क्या किसकी सिंथेसिस करते हैं? ऐसे फैटी एसिड की जो बॉडी को जिसकी जरूरत है लेकिन बॉडी वो फैटी एसिड नहीं बनाती है। ऐसे फैटी एसिड का निर्माण कौन करते हैं? लिपिड करते हैं और बॉडी को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड। अब एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं? द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड। अब देखिए कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जो कि स्टेबल ना हो सके। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे फैटी एसिड जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या ना हो, जैसे हमारा टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो अपना कंडीशन चेंज ना करे, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, which are not synthesized in the body and are required for the growth of body are called as essential fatty acid। जो कि हमारी बॉडी इनका निर्माण नहीं करती है खुद से, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होती है बॉडी के निर्माण के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए, राइट। दे आर सप्लाइड फ्रॉम डाइट, जो कि मिलते हैं आपको किससे? डाइट से। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप ऑयल का, कोई भी ऑयल आप लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए घी का, ठीक है, कोई भी ऑयल आप ले रहे हैं या फिर कोई भी फैट ले रहे हैं तो बॉडी तो वो बना नहीं रही, आप बाहर से ले रहे हैं और उसकी जरूरत भी होती है बॉडी को। दूसरी चीज जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, मूंगफली हो गई या फिर अदर बहुत सारी चीजें होती है जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ये बोलूंगी कि आप ऑयल लो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, कभी आप फैटी एसिड बनाने के चक्कर में बहुत सारा ऑयल खाने लगो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं से जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग कंपाउंड में, वहां से वो गेन कर लेती है। एग्जांपल देखिए जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। अब देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। अब एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं इनकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या कॉज होती है? फर्स्ट वन इज ड्राई एंड स्केली स्किन, राइट। सेकेंड वन इज लॉस ऑफ हेयर, थर्ड इज पुअर एंड डिलेड वाउंड हीलिंग, फोर्थ वन इज स्लो ग्रोथ, फिफ्थ इज रिटार्डेड ग्रोथ एंड सिक्स्थ वन इज इंक्रीज्ड BMR। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले ड्राई एंड स्केली स्किन। ड्राई का मतलब क्या होता है? स्किन को बुरी तरीके से सुखा दे। ओके, अगर फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन कैसी हो जाएगी? आपकी रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। स्केली स्किन का मतलब होता है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी पेशेंट की या फिर किसी भी पर्सन की जो स्किन होती है उस पर से ऊपर से एक लेयर उतरने लगती है, पपड़ी जिसे बोलते हैं, खाल से पपड़ी निकलने लगती है, तो वो होती है स्केली स्किन। लॉस ऑफ हेयर, हेयर्स लॉस होने लगेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं है आपके डाइट में, तो उससे क्या हेयर लॉस हो सकते हैं। थर्ड वन इज पुअर एंड डिलेड वाउंड हीलिंग, बहुत कम वाउंड हीलिंग, मतलब जो जख्म है आपको अगर कभी घाव हो गया है, किसी चोट लग गई है, ठीक है, तो वो जल्दी से आपका सही नहीं हो पाएगा। डिलेड मतलब लेट सही होगा। स्लो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को स्लो कर देगा। फिफ्थ वन इज रिटार्डेड ग्रोथ। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रोथ होने से रोकेगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देगा, बॉडी की हो या फिर हेयर्स की हो, ये सारी ये डेफिशिएंसी होती है किसकी? फैटी एसिड की। इंक्रीज्ड BMR, BMR का मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देगा, राइट। तो ये कुछ डेफिशिएंसी होती है एसेंशियल फैटी एसिड की जो बॉडी के लिए जरूरी है,
राइट अगर ये आप ना लें तो ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, बीएमआर इंक्रीज कर सकता है, रिटार्डेड ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ वहीं के वहीं रुक सकती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर डेफिशिएंसी हो जाए एसेंशियल फैटी एसिड की। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। अब कुछ इंपॉर्टेंस और फंक्शन देख लेते हैं एसेंशियल फैटी एसिड के। फर्स्ट वन इज इन हाई कंसंट्रेशन अलोंग विद लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ टिश्यू। देखिए जब क्या बोल सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन, अगर आप लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या कर रहे हैं, लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट का हाई कंसंट्रेशन अगर ले रहे हैं तो वो जो टिश्यूज हैं उन्हें भी एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप अच्छा खासा लिपिड इनटेक कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है आपका लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होगी। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी लास्ट में। सैचुरेटेड फैटी एसिड, द फैटी एसिड विच कंटेन स्ट्रेट चैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। राइट, देखिए ऐसे फैटी एसिड जो क्या करे, स्ट्रेट चैन बनाए। स्ट्रेट चैन का मतलब क्या होता है, लंबी चैन हो, किसकी, हाइड्रोजन की और कार्बन की, हाइड्रोजन और कार्बन की, जहां आपको एक लंबी चैन दिखाई देगी मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। राइट, उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पहले एग्जांपल देख लो सैचुरेटेड फैटी एसिड का। फर्स्ट वन इज पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये कुछ एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड के। नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि सैचुरेटेड ना रह पाए। द फैटी एसिड विच हैव नो वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर मोलिक्यूल आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए ऐसे फैटी एसिड जिनके पास दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको एक लॉन्ग चेन दिखाई देगी। फैटी एसिड का एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, केमिस्ट्री में आपको लिखना है तो एक लॉन्ग चेन बना दीजिए, कहीं पे उस पर आपको बाइंडिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं है बीच में आपने सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए, एक लंबी चेन बना दीजिए हाइड्रोजन और कार्बन की, वो कहलाएगी क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी चीज अगर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बनाना है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। उसके बाद फैट, ऑयल एंड वैक्सीज। अब देख लेते हैं फैट क्या होता है, ऑयल क्या होती है और वैक्सीज क्या होती है। फर्स्ट वन इज फैट आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल एंड आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आर द ईस्टर्स। अब फैट क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताती हूँ ईस्टर का। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो ईस्टर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कैसे बनते हैं, मेड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा के ये खुद अटैच हो जाते हैं, मींस अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। राइट, उसके बाद विद ग्लिसरॉल एंड आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, सिंपल, साधारण। साधारण टेम्परेचर जितना भी होगा उस पे क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर, अब कहने का मतलब ये है, फैट्स जो होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए घी, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, घी है, आप सर्दियों में देखते हैं पूरा जम जाता है, मेल्ट हो जाता है, मीन्स जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, और जब गर्मियां आती हैं तो वो खुद पे खुद मेल्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल है किसका, फैट का। उसके बाद ऑयल देख लेते हैं। ऑयल आर द ईस्टर्स of fatty acid with glycerol and are liquid at room temperature। और जो ऑयल्स होते हैं वो हमेशा ही आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ना वो कभी चेंज होते हैं, ना वो कभी हार्ड होते हैं, ना वो कभी सॉफ्ट होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आ जाता है वैक्सीज। फैट वैक्सीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर एल्कोहल्स। जो वैक्सीज होती हैं इनमें हायर क्वांटिटी प्रेजेंट होती है किसकी, एल्कोहल्स की।
उसके बाद आ जाता है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट, रेंसिडिफिकेशन। आप सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज खराब होना, मींस बासी हो जाना, उसका सड़ जाना। तो अब देखते हैं सबसे पहले रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन व्हेन फैट एंड ऑयल आर एक्सपोज्ड टू लाइट, एयर, हीट, मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम डेवलप disagreeable and objectionable odor. Such oil or fat is said to be rancid. This phenomena is called as rancidification. देखिए, जब कोई भी फैट या ऑयल एक्सपोज्ड हो जाता है, मतलब एक्सपोज्ड का मतलब होता है उजागर बोल सकते हैं। किसके द्वारा? एक्सपोज का मतलब होता है कि क्या हो जाना, खराब हो जाना। एक्सपोज का मतलब टू लाइट, लाइट से, एयर से, हीट से, मॉइस्चर से, किसी से भी हो सकता है। आग, पानी, धुआं या फिर लाइट। अगर सनलाइट की जरूरत नहीं है उस प्रिपरेशन को और आप फिर भी सनलाइट उसे दे रहे हैं तो वो तो डिग्रेड हो ही जाएगा। और किसके लिए? लॉन्गर टाइम, लंबे समय से ही वो काम उसमें होता हुआ आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? डिसएग्रेबल हो जाता है। डेवलप डिसएग्रेबल एंड ऑब्जेक्टिनेबल ओडर, जब उसमें से कैसी, जो हम क्या नहीं करते, अप्रिय। डिसएग्रेबल का मतलब होता है अप्रिय, जो हमें पसंद ना हो, राइट। या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिनेबल, मतलब कि आपत्तिजनक, जिससे आपत्ति हो, ऐसा ओडर। ओडर का मतलब होता है गंध। ऐसी गंध उस प्रिपरेशन से अगर आए तो वो फैट और ऑयल्स कहलाते हैं रैंसिड, मतलब वो क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। ठीक है, तो रैंसिडिफिकेशन का पता चल गया आपको। अगर कोई भी फैट या ऑयल की जो भी प्रिपरेशन है, या फैट एंड ऑयल्स ही हैं, अगर ये कांटेक्ट में आ रहे हैं किसके? लाइट के, एयर के, हीट के, मॉइस्चर के, बहुत लंबे समय से, तो वो क्या हो जाते हैं? इजीली वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिफिकेशन। उसके बाद रैंसिडिटी इज ऑफ टू टाइप। अब जो रैंसिडिटी होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज, ए पार्ट है हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी और सेकंड वन है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। ठीक है, अब क्या होते हैं, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी में देख लेते हैं। सम ऑयल्स एंड फैट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड प्रोड्यूस बैड ऑडर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी। अब ऐसे फैट एंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फैट एंड ऑयल्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी मीन्स हाइड्रोजन की वजह से उसमें क्या हो जाए, वो क्या आ जाए, मीन्स वो डिग्रेड हो जाए और वो एक बोल सकते हैं बैड ओडर, मतलब एक बुरी दुर्गंध उससे आने लगे, एक बुरी गंध उससे आने लगे उस प्रिपरेशन से, फैट एंड ऑयल से, तो वो क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी। ठीक है, H2O के प्रेजेंट में जो कोई रिएक्शन कर लेती है कोई भी फैट या ऑयल, तो वो क्या हो जाते हैं? उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। अब ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी क्या होती है? इट इज अ रैंसिडिटी कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी रैंसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है और वो कौन सी प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी आपका बोल सकते हैं प्रिपरेशन अगर रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन के साथ, तो वो कहलाती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑफ डबल बॉन्डेड इन फैट एंड ऑयल। ज्यादातर ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी जो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें देखने को मिलती है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी, राइट। उसके बाद एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट कैन प्रिवेंट द रैंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होंगे। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि प्रिपरेशन में, जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने से रोक ले, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने से रोक ले, वो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, कि जो हमारा प्रिपरेशन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। ओके, सो अगर एंटीऑक्सीडेंट अपनी प्रिपरेशन में डाल देते हैं तो वो रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट नहीं होने देती है। ठीक है, रोक लेती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ई, ascorbic acid and some derivative of phenol are some example of antioxidant। अब एंटीऑक्सीडेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड और बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स हो सकते हैं फिनोल के, जो एग्जाम्पल हो सकते हैं किसका? एंटीऑक्सीडेंट का। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कैन
प्रोलोंग और इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। देखिए अगर एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर देते हैं प्रिपरेशन में, तो वो क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट अगर आपने प्रिपरेशन में ऐड किया, मतलब जो फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स होते हैं, मतलब जैसे जो घरों में तेल वगैरह यूज करते हैं, आप घी यूज करते हैं, अगर इनमें एंटीऑक्सीडेंट डाल के आप रखेंगे तो ये लंबे समय के लिए जो इनकी सेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। मीन्स उसमें जल्दी से जल्दी डिग्रेडेशन नहीं होता है और वो इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सम सब्सटेंसेस कॉल्ड एज प्रोऑक्सीडेंट विच इन फैक्ट प्रमोट एंड कैरी आउट रैपिडली द रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल। देखिए जो प्रोऑक्सीडेंट्स होते हैं ये इजीली फैट एंड ऑयल्स की, प्रोऑक्सीडेंट का मतलब होता है इजीली ये क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या, रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल्स की रेंसिडिटी को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोऑक्सीडेंट आर कॉपर, लेड, निकल एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं प्रोऑक्सीडेंट के, अगर इनके थ्रू चेक करते हैं तो इनमें सिंबल कुछ ना कुछ आ जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस फैट और ऑयल की रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, रेंसिडिटी बार बार रिपीट हो रहा है, मैं एक बार और आपको रेंसिडिटी का मीनिंग बता देती हूँ। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी होना, खराब होना, सड़ना किसी भी चीज का। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट एंड ऑयल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है फैट एंड ऑयल्स की? फर्स्ट वन इज फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाइल ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर थोड़ा सा ठंडी का मौसम हो तो ये सॉलिड हो जाते हैं, और जो आपके ऑयल होते हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। Second one is these are insoluble in water but soluble in organic solvent like ether, benzene, chloroform etc. दूसरी बात, जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि ये किसके अंदर घुलनशील होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फैट आर कलरलेस। जो फैट होते हैं, फैट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। आपने घी खाया है कभी? क्या उसका कोई टेस्ट है? क्या उसमें से कोई महक आती है? ऑर्डरलेस है वो, या फिर उसका कोई एक पर्टिकुलर कलर है, राइट। मैं मानती हूं कि कलर उसमें व्हाइट और येलोइश आता है, लेकिन क्या ये कलरलेस है? कोई भी अदर कलर, पिंक, ब्लू, रेड, तो ऐसा तो कोई कलर नहीं है इनका, राइट। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जरूर हो जाती है डिग्रेडेशन के लिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंड वन इज एक्रोलीन फॉर्मेशन। एक्रोलीन फॉर्मेशन भी हो सकता है। थर्ड वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा Cl, Br, F, I, ये सारे जो होते हैं हेलोजन ग्रुप होते हैं, तो इनके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं फैट एंड ऑयल्स। एक्रोलीन फॉर्मेशन का मतलब होता है, देखिए ये सिंपलेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं। अगर सिंपलेस्ट जो एल्डिहाइड है जैसे कि CH3, C4O, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके रिएक्ट कर सकते हैं फैट एंड ऑयल्स के साथ, और इन्हें क्या बना सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ओके, हेलोजिनेशन में आ गया आपका Cl, Br, Fi, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं फैट एंड ऑयल्स के साथ। ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर जाए तो वो क्या प्रोसेस कहलाती है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखिए सेपोनिफिकेशन। अब सेपोनिफिकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, सेपोनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेपोनिफिकेशन मतलब एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल। फैट और ऑयल को हाइड्रोलाइज करने के लिए सेपोनिफिकेशन प्रोसेस का यूज होता है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल बाय एल्केलाई गिव द प्रोडक्ट लाइक ग्लिसरॉल एंड एल्केलाई साल्ट ऑफ फैटी एसिड, एग्जांपल सोप, राइट। देखिए क्या होता है, जैसे आपने जो सेपोनिफिकेशन जो प्रोसेस होती है इसमें एल्केलाई हम यूज करते हैं, मतलब बेसिक नेचर का कोई भी कंपाउंड यूज करते हैं। देखिए ट्राइग्लिसराइड है, एल्केलाई नेचर का, हमने NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और यहाँ पे जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, ग्लिसरॉल मिला, एक फैटी एसिड मिला, और दूसरी चीज
सोप हमें मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से सपोनिफिकेशन जो प्रोसेस है वो होती है। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी सपोनिफिकेशन। जनरली द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड एज सोप, राइट। देखिए कुछ ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे सपोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बताया है, दो अलग अलग चीजें करके। ट्राइग्लिसराइड को अगर हम एल्कलाई किसी भी कंपाउंड से, जैसे यहाँ पे हमने KOH भी ले सकते थे, NaOH लिया है, इसके साथ रिएक्ट करवाया तो फैटी एसिड प्लस सोप हमें मिला, राइट। उसके बाद when soap is dissolved in water it form an emulsion to produce soap macerae, which are stable arrangement of fat droplet. For each droplet polar head are directed towards and non-polar tail are directed inward. Example hidden inside macerae. देखिए ये क्या होता है, अब यहाँ पे क्या बताया, जो सोप मिली, ठीक है। अब जब सोप को किसके अंदर डिसोल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे, और सोप हमें कहाँ से मिली है, फैटी एसिड से, ठीक है। तो उसमें जब हम डिसोल्व करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, इमल्सन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो सोप आया वो कहाँ से बन के आया, वो लिपिड से ही बन के आया है, मीन जो फैटी एसिड से हमें मिला था। अगर हमने वो सोप किस में डिसोल्व कर दी, अपना वाटर में डिसोल्व कर दी, तो इमल्सन फॉर्म हो गया। To produce soap macerae which are stable arrangement of fat droplets, राइट, जो कि एक स्टेबल हमने क्या बना लिया, एक अरेंजमेंट बना लिया जिसके ऊपर फैट ड्रॉपलेट जो है वो इजीली सर्वाइव कर सके। फॉर ईच ड्रॉपलेट पोलर हेड आर डायरेक्टेड टूवर्ड एंड नॉन पोलर टेल आर डायरेक्टेड इनवर्ड। देखिए यहाँ पे जो पोलर टेल है, पोलर हेड है, वो कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ खींच रहा है। और जो दूसरी चीज नॉन पोलर है, नॉन पोलर टेल कहां जा रही है, अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा है। एग्जाम्पल हिडन इनसाइड मैसिली। उसके बाद आ जाते नेक्स्ट वन, द सोप और द फोम thus formed is not always stable. The stabilization of soap depend upon formation of stable fat droplet or stable fat globules. Right. देखिए जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके लिए सोप डिपेंड करता है कि वो क्या मीन स्टेबल फैट ड्रॉपलेट्स बनेंगी या फिर स्टेबल फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हमें जो वो मॉलिक्यूल्स और लास्ट प्रिपरेशन मिलेगी वो होगी। उसके बाद सोप कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट सच एज बाइल साल्ट। उसके बाद जो सोप है हमारी वो भी स्टेबल होगी प्रिपरेशन के अंदर जब उसमें मिलाएंगे स्टेबलाइजिंग एजेंट जो कि उसे क्या कर सके, स्टेबल कर सके। जैसे कि एग्जांपल बाइल साल्ट, बाइल साल्ट क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, सपोनिफिकेशन की मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन भी बताना चाहती हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन सुनिएगा। कन्वर्जन ऑफ फैट, ऑयल और लिपिड इनटू सोप एंड अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कलाई। राइट, मैंने बताया था एल्कलाई के प्रेजेंस में होगी, बेस कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो फैट एंड ऑयल है उसमें से हमें क्या करना है, सोप को बनाना है। ठीक है, सोप को अलग करना है जो कि एज आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट भी काम करती है। सोप एज आप बहुत सारे चीजों में यूज होती है। सोप पोलर और नॉन पोलर जो टेल और हेड होती हैं इन्हें भी बाइंड करने के लिए सोप का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर फैट एंड ऑयल, पैरामीटर्स यूज्ड to study fat and oils, analysis of fat and oils, IP standard for fat and oils। अब देख लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं किसके, फैट एंड ऑयल्स के, वो किस तरीके से। फर्स्ट वन इज सपोनिफिकेशन नंबर, SAP वैल्यू, सोप वैल्यू। ठीक है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कहाँ पे IP में अरेंज है इस हिसाब से। सेकेंड वन इज आयोडीन वैल्यू नंबर, एसिटाइल नंबर वैल्यू, एसिड नंबर वैल्यू, रिंस्टेट मैशल नंबर, उसके बाद पोलन सेक नंबर। ये कुछ ऐसे बोला जा सकता है वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर फैट एंड ऑयल। ठीक है, पैरा
पैरामीटर्स यूज्ड टू स्टडी फैट एंड ऑयल्स, एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स, आईपी स्टैंडर्ड्स फॉर फैट एंड ऑयल्स। अब जो फैट एंड ऑयल्स को मैंने बताया कि किस तरीके से ये अरेंज है किसमें, आईपी में। दूसरी चीज, इन प्रोसेस से हमें पता चलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे इजीली फैट एंड ऑयल्स को, राइट। फैट एंड ऑयल्स को अगर एनालाइज करना तो इजीली इन सारे मेथड से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फर्स्ट वन इज सपोनिफिकेशन नंबर, सैप वैल्यू या फिर सॉप वैल्यू जिसे बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले अगर आपको सपोनिफिकेशन नंबर निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, बेस का एक कंपाउंड चाहिए होगा, KOH या फिर NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। सपोनिफिकेशन नंबर इज डिटरमाइंड बाय सपोनिफिकेशन एंड टाइट्रेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एल्केलाई विद फैट एंड ऑयल। उसके बाद जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो टाइट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं किया लैबोरेटरी में तो मैं आपको बता दूं, एक साइड टाइट्रेशन में एक साइड हम एसिड लेते हैं, एक साइड बेस लेते हैं और उसमें फिर इंडिकेटर यूज करते हैं। जब वो न्यूट्रल हो जाता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। ये अभी आप आगे जाके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स बहुत सारे फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज टेल अबाउट द कंटेंट ऑफ फ्री और बाउंड फैटी एसिड इन अ गिवन फैट और ऑयल। अब देखिए मीन्स क्या होता है, सपोनिफिकेशन वैल्यू से हमें क्या पता चल जाता है, कितना कंटेंट फ्री एसिड का रिवॉल्व हो रहा था उस प्रिपरेशन के अंदर, इसका पता चल जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज आयोडीन नंबर, आयोडीन वैल्यू। It is defined as number of gram of iodine absorbed by 100 gram of fat or oils। जो आपका क्या है, आयोडीन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 100 ग्राम हमें क्या लेना है, फैट और ऑयल की क्वांटिटी लेनी है, आयोडीन के साथ उसे रिएक्ट करवाना है। द अनसैचुरेशन इन द फैट और ऑयल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोडीन वैल्यू। देखिए जो अनसैचुरेशन फॉर्म होती है फैट और ऑयल्स की वो पता करी जाती है आयोडीन वैल्यू से। इन एक्चुअल रिएक्शन आयोडीन इज एडेड टू कार्बन single bond of unsaturated fatty acid present in fat and oils, so unsaturated is removed। एग्जाम्पल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द हेलोजिनेशन रिएक्शन अकर एज बिलो, ठीक है। आयोडीन नंबर से ये पता चल जाता है कि कितने % अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट था। बचा हुआ क्या होता है, सैचुरेटेड, तो दोनों का पता चल जाता है। जैसे कि फैटी एसिड प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट, जो फैटी एसिड होते हैं वो ऑयल और फैट दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया हमने RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन हम यहाँ करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन देखिए हमने हेलोजन कंपाउंड लिया है और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिएक्शन यहाँ सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो ये क्या कहलाता है, आपका आयोडीन वैल्यू के थ्रू हमने ये एक्सप्रेस किया कि कितने % अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट थे अपनी प्रिपरेशन। उसके बाद आयोडीन वैल्यू ऑफ सम फैटी एंड ऑयल्स, कुछ फैट और ऑयल्स के आयोडीन वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बटर फैट 26 to 28 ग्राम आयोडीन वैल्यू। ह्यूमन फैट की आयोडीन वैल्यू 65 to 70 ग्राम। कुछ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आयोडीन वैल्यू के। फर्स्ट वन इज इट शो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट एंड ऑयल। मैंने क्या बताया, अनसैचुरेशन फैट और ऑयल्स का हमें किसके थ्रू पता चलता है, आयोडीन वैल्यू के थ्रू। सेकेंड वन इट हेल्प इन कैरेक्टराइजिंग फैट एंड ऑयल्स, दूसरी चीज फैट और ऑयल को कैरेक्टराइज करने के लिए भी आयोडीन वैल्यू का यूज होता है। थर्ड वन इज इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट देयर सुटेबिलिटी एज आ सोप मटेरियल, वो कितने % सुटेबल है सोप मटेरियल के हिसाब से, ये सारी चीजें भी आइडेंटिफाई की जाती हैं किसके थ्रू, आयोडीन वैल्यू के थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं एसिड नंबर, एसिड वैल्यू। It is defined as number of milligram of KOH required to neutralize 1 gram of fat and oils, ठीक है। It is defined as a number of milligram of KOH, यहाँ भी हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, किसके लिए, 1 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 1 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लिया है,
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है एसिड वैल्यू की? फर्स्ट वन इज इट गिव एन आइडिया अबाउट रेंसिडिटी ऑफ ऑयल और फैट। देखिए जो एसिड नंबर होता है, क्योंकि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 1 ग्राम फैट और ऑयल को, तो क्या होता है इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि जो फैट और ऑयल है उसकी रेंसिडिटी कितनी है, राइट। इसका आइडिया लग जाता है कितने परसेंट वो हमारा जो कंपाउंड है वो पुराना है, ओल्ड है, बासी है, इन सब चीजों का पता चल जाता है। सेकेंड इज इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड इन इट। दूसरी चीज हमारे प्रिपरेशन के अंदर कितने परसेंट फैटी एसिड प्रेजेंट है इसका भी आइडिया हो जाता है। थर्ड वन इज इट हेल्प टू जज द क्वालिटी ऑफ अ गिवन फैट और ऑयल, और जो हमारे पास फैट और ऑयल हमारे पास प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी क्या है इसके बारे में भी एसिड नंबर से पता चल जाता है। एग्जाम्पल, हायर देन द एसिड वैल्यू मोर इज द रेंसिडिटी। ठीक है, मतलब जो बोल सकते हैं जो रेंसिडिटी है वो कम हो और जो उसकी एसिड वैल्यू के थ्रू, क्योंकि हमें रेंसिडिटी पता चल जा रही है कि कितने परसेंट वो डिग्रेड है, कितने परसेंट वो पुराना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है क्या पता करने में, एक क्वांटिटी पता करने में कि कितने परसेंट प्योर है, कितने परसेंट इम्प्योर है हमारे जो प्रिपरेशन है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।